हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा व लिपि। तो आज हम इस वीडियो में भाषा व लिपि के बारे में जानेंगे। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सीटेट में आए हुए क्वेश्चन को आंसर देने में सहायता मिलेगी। और अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भाषा क्या है। मानव द्वारा विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं, या फिर भाषा वैचारिक विनिमय का साधन है। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप यानी कि टाइप्स भी कह सकते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? तीन रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं मौखिक भाषा। बोलकर प्रयोग की गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात जो इस भाषा का प्रयोग हम लोग बोलकर करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हम अपने जीवन काल में सबसे पहले करना सीखते हैं, इसलिए मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप कहलाती है। ये नोट डाउन कर लेंगे, सीटेट के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मौखिक भाषा जो है भाषा का मूल रूप कहलाती है और भाषा का प्राथमिक रूप भी मौखिक भाषा को ही कहा गया है। ठीक है। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें विचार विनिमय के लिए हम विभिन्न लिखित चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं, वह भाषा का लिखित रूप कहलाती है। लिखित रूप भाषा को अस्थायित्व प्रदान करता है, अतः यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। तो लिखित भाषा को हम लोग भाषा का अस्थायी रूप कहते हैं, अर्थात भाषा के लिखित रूप को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकते हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा। कई बार अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम ध्वनि व चिन्हों का प्रयोग न करके शारीरिक संकेतों व हाव भाव का प्रयोग करते हैं। भाषा का यही रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे हम लोग बचपन में करते होंगे, मुक्का दिखाकर कि अब मैं मारूंगा तुम्हें, तो उसके लिए मुक्का दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाषा समझ गए, अब हम लोग लिपि पर आते हैं। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ठीक है, भाषा की लिखावट और लिखने का ढंग से तात्पर्य लिपि का होता है। ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। ठीक है, एक ही लिपि का प्रयोग एक से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए किया जा सकता है। जैसे हिंदी व संस्कृत दोनों के लिए हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विभिन्न लिपियों को लिखने के तरीके भी भिन्न होते हैं। जैसे हिंदी को हम बाएं से दाएं लिखते हैं, तो वहीं उर्दू को दाएं से बाएं। किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए हम किसी भी लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रोमन लिपि का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जा सकता है। जैसे मैं खेलता हूँ, तो उसे रोमन में भी हम लोग लिख सकते हैं, मैं खेलता हूँ। तो ये नोट डाउन कर लें एग्जाम्पल वीडियो से। ठीक है, भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी भाषा किसी एक विशेष लिपि पर आश्रित नहीं होती। कोई भी भाषा एक विशेष लिपि पर आश्रित नहीं होती। ठीक है, किसी भी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए हम किसी भी लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु फिर भी प्रत्येक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए एक मानक लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसे निम्नलिखित रूप से हम समझते हैं। ठीक है, जिसका उदाहरण है नीचे दिया हुआ। मानक लिपि जैसे हिंदी का हुआ देवनागरी लिपि, संस्कृत का हुआ देवनागरी लिपि, इंग्लिश का रोपन, पंजाबी का गुरुमुखी। ठीक है, तो यहाँ से वे नोट डाउन कर लेंगे। हिंदी का मानक लिपि कौन है? देवनागरी। संस्कृत का भी देवनागरी है, फिर पंजाबी का गुरुमुखी है, अंग्रेजी का रोमन है। ठीक है, अब भाषा परिवार जान लेते हैं। मानव की तरह ही भाषाओं का भी परिवार होता है। एक ही मूल भाषा से जन्मी भाषाएं एक ही परिवार की भाषाएं कहलाती है। विश्व की लगभग 7,000 भाषाओं को 12 मुख्य भाषा परिवारों में विभक्त किया जाता है। ये परिवार हैं: पहला भारूपी, दूसरा द्रविड़, तीसरा चीनी, चौथा सेमेटिक, पांचवा हेमेटिक, छठा आग्नेय, सातवां यूराल अल्टाइक, आठवां बांटू। ठीक है, बांटू है ये। नौवां अमेरिकी, 10वां कोकेसस, 11वां सूडानी, 12वां बुशमैन। भारत में संसार के 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से भारोपी भाषा परिवार व द्रविड़ भाषा परिवार मुख्य है। उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांसीसी, रूसी, फारसी एवं ग्रीक आदि भाषाओं को भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं माना जाता है।
दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं द्रविड़ कुल की भाषाएं हैं। हिंदी भाषा का संवैधानिक दर्जा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया। उसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसी दिन को याद में रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है। संविधान की धारा 343 एक के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप अर्थात 1, 2, 3 आदि है। परंतु इसके साथ ही संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक तथा वैधानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। तथापि यह प्रावधान किया गया था कि उक्त अवधि के दौरान भी राष्ट्रपति कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा या सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 120 में किया गया है। किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है, और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ, और जिनको भी वीडियो पसंद आया वो प्लीज़ कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अंत में एक क्वेश्चन है जो कि सीटेट के 2012 के पेपर में आया हुआ है। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? ठीक है। तो जिन्होंने भी ये वीडियो को ध्यान से देखा होगा वो इसका आंसर कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपना आंसर करें। ठीक है। चलिए, इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू गाइज।